एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि, ये दौड़ पथ हो गया। फिर उसकी बाहरी परिधि मान लो 5 कितना दिया है, 528 मीटर। तो एक काम करो ना, बाहरी परिधि मतलब बड़ी परिधि, तो बड़ी परिधि को अपन बोलते हैं 2 पाई आर, कैपिटल आर ले लेता हूँ। और ये आपका कितने है, 528। ठीक है, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 528/2, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। इधर आकर के 7/22 हो जाएगा। फिर इसे कटेंगे, पहले 2 से काटेंगे कि इसको, 2×26=54। फिर ये 22×1=22, 4 बचेगा, 22×2=44, 12×7=84। ठीक है, ये आपका क्या निकला, वो बाहरी त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या। फिर क्या बोल रहा है, और पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, यानी कि बाहर तरफ एक रास्ता बने 14 मीटर चौड़ा, यानी कि आपको ये 14 मीटर चौड़ा अंदर आना पड़ेगा, तब ये एक छोटा वृत्त आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको छोटे वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, छोटा वृत्त की त्रिज्या मान लो ये है, तो वो बड़े वृत्त की त्रिज्या में से 14 मीटर आप अंदर आए हो, तो 84 - 14 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 70। तो दोनों वृत्तों के, अब आपको ये दौड़ पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ भला, πr² माइनस πr², बड़ा माइनस छोटा, कैपिटल छोटा है ना भाई। चलो पाई पाई कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं, पाई पाई कॉमन निकाल लिए। r² मतलब 84 का स्क्वायर, फिर स्मॉल r² मतलब 70 का स्क्वायर, नहीं समझ में आया क्या, आ गया। अब यहाँ पे वो सूत्र लगाएंगे, a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी, 84 + 70, 84 - 70, नहीं समझ में आ गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका 154, और ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है क्या, आप चाहो तो 22/7 लिख करके इसको काट सकते हो, 7 एकम 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और ये गुणा कैसे करेंगे पता मेरे को आता है, देखो 4 × 11 करो, और क्या करो 1 5 4 करो, 4 देखो 11 से मैं इसको गुणा कर रहा हूँ ना, 4 फिर 4 5 9, फिर 5 1 6, फिर 1 और गुणित 4 करेंगे, 4 × 16 हासिल 1, 4 × 36 1 37 हासिल 3, 4 × 24 3 27 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। ठीक है, अब सुनो ये क्षेत्रफल निकल गया, और प्रति वर्ग मीटर का 10 रुपये लागत लगता है, तो गुणा 10 कर दो तो लागत टोटल निकल जाएगा, कुल लागत बराबर 6776 गुणा 10। क्योंकि 10 रुपए का लागत लग रहा है ना, कैलकुलेशन में। इस होता है ऐसा। कितना है उसका, 432, यस करेक्ट है, करेक्ट। दूसरा मेटू, जबरदस्त बात। त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में, अर्थात जैसे अपन तीनों भुजाओं को मानेंगे 3x 4x 5x। आप ना वो तिकड़ी, हमेशा कुछ कुछ तिकड़ी ऐसी होती है उनको आप याद रखो, जो कि समकोण त्रिभुज में वो लागू होती है। जैसे आप देख लो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, देखो 3 और 4 का वर्ग करके देखोगे 5 का वर्ग आ जाएगा। देखो 3 3 9, 4 6 16, 16 9 25। ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है तो और क्या है बताओ, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बन रहा है ना। जैसे आप बोलोगे सर 6 8 10 में ये तिकड़ी देखने को मिलती है आपको, देखो 6 का वर्ग 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 36 100, 100 मतलब 10 का वर्ग। नहीं नहीं, हाँ मतलब आपको ऐसे 3 संख्याएं आपको देखनी है जिनमें किन्हीं भी 2 का वर्ग करने पर तीसरे का वर्ग आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो तीसरा रहेगा वो तीनों से, दोनों से बड़ा ही रहेगा ना। तो ये तिकड़ी क्या, इन तिकड़ियों में ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, समकोण
त्रिभुज का निर्माण करती है तीनों भुजाएं। अगर यहाँ पे बात पता हो आपको तो बहुत आसानी से बना सकते हैं भाई। सवाल में कहीं नहीं लिखा है समकोण त्रिभुज है, कहीं लिखा है क्या बताओ? नहीं लिखा है, लेकिन मैं इनकी भुजाओं को देख के समझ गया कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर क्या हो रहा है? 5 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय का पालन केवल समकोण त्रिभुज में होता है, याद रखना। मतलब सर कोई समकोण त्रिभुज है ये ज्ञात करने के लिए हाँ, अगर मान लो त्रिभुज मालूम भी नहीं है, हाँ, तो इसका वर्ग करके देखें और सामने वाले को वर्ग करके देखें, यदि दोनों हाँ, दो लोग का वर्ग करने पर अगर तीसरा का वर्ग आ रहा है तो समकोण त्रिभुज है। आपको पता है, ये देखो ये वाला भी तिकड़ी बन रहा है, देखो ना तिकड़ी, ये तिकड़ी को देखो, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 1 44, दोनों जोड़ोगे 1 6 9, जो कि 13 का वर्ग है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन बहुत सारा होता है, याद कर लेना, किताबों में ना इनकी जोड़ियां नहीं तिकड़ियां दी रहती हैं, और इनको ज्ञात करने का एक सूत्र नियम होता है। हाँ, 12 5 का 13 के साथ बनता है। हम्म, अभी बनाए थे ना 6 8 10, हाँ 6 8 10 लिखा ना। इसका बन सकता है 3 4 5 का बन गया आपका, इसका बन सकता है 2 1 √5, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग करोगे तो 5 आएगा, जो कि √5 का वर्ग है। ऐसे मतलब है नहीं भाई, मतलब बहुत सारे ऐसी तिकड़ियां बनती हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा था। हम्म, चलिए अब सुनिए ध्यान से सभी लोग। तो त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में, मतलब तीनों भुजाओं को आप मान लिए 3x 4x 5x, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको देखने से पता चल रहा है कि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही है, इससे किनकी भुजाएं होंगी? ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। इसमें ना कर्ण बस आप सबसे बड़े वाले को लिखना, इतना याद रखना, और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तब देख लो, जो छोटा है उसको 3x बोल देना, जो बड़ा दिख रहा है उसको 4x बोल देना, सीधी सी बात है। सबसे बड़े वाले को सबसे बड़ा वाला बोलना, उसके बाद जो छोटा दिखेगा छोटा, अंदाज तक, लेकिन बड़े वाले को बड़ा वाला ही बोलना। कर्ण हमेशा सही चुना जाना चाहिए। चलिए अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा इसका? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ आधार गुणित ऊंचाई, और प्रश्न में दिया क्षेत्रफल कितना? इतना। 2 गुणा करेंगे क्या होगा? गुणित 2 और बटा 3 गुणित 4, तब ये एक्स 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 स्क्वायर निकलेगा, है नहीं भाई? अब क्या होगा बताओ? 7 से 21 और 6 27 से 3 से जाएगा, 3 से जा रही है, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, 2 बचेगा, 3 ने 27, 3 दूनी 6, फिर 2 1 कम, 2 दूनी, फिर 2 से ये जाएगा, 2 12 24, 2 निया 18, 2 छक्के 12, 1296। किसका है 1296? किसका वर्गमूल है? इकाई में तो 6 आएगा, और 36, 3 का वर्ग ना 4, यस करेक्ट 36। कैसे पता चला? सबसे पहले पीछे से मैं 2 अंक को देखा, इसका इकाई अंक 6 है, 6 आएगा, समझ जाओ। फिर इसको देखा 12 जो है वो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग के बीच में है, 9 से ज्यादा है किंतु 16 से कम है, तो इसको, और करीब किसके है? 3 है ना भाई। अच्छा 36 क्या आ गया? अगर 36 एक्स का मान आया तो तीनों भुजा निकल सकती है, एक्स एक्स से 4 5 6, 3 को गुणा करोगे, पहली भुजा कितनी है कि बताओ? 4 गुणित 36 करोगे तो पहली भुजा आएगी, ये वाली भुजा। चलो तीनों भुजा निकालेंगे, 4x 3x 5x, निकालो 36 से गुणा करो, 6 चौक 24 और 3 चौक 12, 144, और फिर क्या होगा बताओ? 6 थी 18, 3 थी 9, 108, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, 180, और तीनों जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा 8 4 12, हासिल 1 5 8 13, हासिल 1 432, आया है क्या? 432 सेंटीमीटर। आया था? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम्म,
हाँ भाई, बहुत बढ़िया सर। चलिए तो तीसरा देखें। देखो, कमरे के रंगने का खर्च 120 रुपये है बोल रहे हैं, ठीक है। खर्च कैसे पता करोगे? मतलब खर्च के लिए सबसे पहले तो कमरे का जिन जिन स्थानों को रंगा जाना है उनका पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? कमरे में जिन जिन जगहों को, दीवारों को, छत को, जो भी आपको रंगना है, पहले उसका क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालोगे। फिर एरिया के हिसाब से फिर वो प्रति एरिया में कितना रुपया लग रहा है, तब कैलकुलेट करके कितना मिला है, 120 रुपये मिला है। ठीक है। अब कमरे में क्या क्या चीज़ होती है बताओ? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसकी जो लागत की दर होगी उससे गुणा करके टोटल कितना यूनिट बनाया गया? 120 यूनिट खर्च है। 120 यूनिट में लिख देता हूँ, ठीक है। 120 यूनिट। अब एक बात बताओ, क्या कम कर दिया जाए बोल रहे हैं? चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए? 4 अगर कम होता है तो खर्च 20 रुपये कम होता है। तो देखो, लंबाई वही रखो, हाइट वही रखो, चौड़ाई को कर दो 4 कम, ठीक है। लेंथ और हाइट को वही रखना है, ब्रेथ को 4 कम करना है। तो खर्च कितना हो जाता है? 120 से 20 रुपया कम, यानी कि 100 रुपया हो जाता है। अब भाग कर दो दोनों को, भाग करो, भाग करो। एल बी एच अपॉन एल बी माइनस 4 एच, और बराबर कितना हो जाएगा? 120/100। एल एल कटेगा, एच एच कटेगा, शून्य शून्य कटेगा, तो बी अपॉन बी माइनस 4 बराबर 12/10 बचेगा। तिर्यक गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10b, ये उधर जाएगा तो 12b माइनस 48, तो 2b बराबर 48, बी बराबर 24 मीटर। 24 मीटर आपका आंसर आ गया। ए इज करेक्ट। अब चौथा सवाल तो बना दो भाई। चौथा सवाल एक तो आप लोग बनाओ ना। हाँ जी, बताइए।